Students, today we are going to start next unit of class 12th chemistry, that is coordination compounds. Okay students, so let's we start coordination compounds. Coordination compounds. What is compound? When two or more than two atoms of different element combine with each other, then they form compounds. Understand? Suppose when sodium and chlorine combine, then they form 2 NaCl. This NaCl molecule is a compound. This is sodium chloride. Suppose H2 plus O2, two different element के atom यहाँ पर combine हुए and they form two molecule of H2O. H2O is a compound. ठीक है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की. कोऑर्डिनेशन टर्म जो यहाँ पर यूज हो रहा है एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से. ठीक है ना? जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा वहां पर कोऑर्डिनेशन टर्म यूज होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरह से समझना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, तो जल्दी से समझते हैं. देखिए जैसे ये सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बना यहाँ पर, तो सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन एटम. यहाँ पर सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल में, और इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आपको पता ही है. ठीक है ना? इसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके और क्या बना लेता है, कैटायन बना लेता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना लेता है, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन हो जाते हैं. तो ये जो सोडियम क्लोराइड बन गया ये आयोनिक कंपाउंड बन गया. ठीक है ना? अब अगर हम इसी को आगे समझे तो देखिए जो ये सिंपल कंपाउंड होते हैं जहां पर एक मेटल एटम और एक नॉन मेटल एटम कंबाइन होता है, तो ये आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, और जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं. आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन एनी सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर देन दे डिसोशिएट इनटू देयर कैटायंस एंड एनायंस. अभी हम यहाँ पर एक बात और करते हैं डबल साल्ट की. आपने डबल साल्ट पढ़ रखे हैं, और एक डबल साल्ट तो आप लोग यूज करते हैं जब आप टाइट्रेशन करते हैं, जब आप अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ और मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो वहां पर एक डबल साल्ट यूज करते हैं जिसको कहते हैं मोहर साल्ट. मोहर साल्ट इसी को क्या कहते हैं, और फेरस अमोनियम सल्फेट. फेरस अमोनियम सल्फेट. ठीक है? फेरस अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है इसका, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6CH2. इसी तरह से आपके घरों में एक साल्ट यूज होता है डबल साल्ट, जिसको हम पोटास एलम कहते हैं. ठीक है? आपके घर में आपका जो पापा जी या आपके ग्रैंड फादर वगैरह होंगे, तो जब सेविंग करते हैं आफ्टर सेव आपने देखा होगा एक सॉलिड साल्ट यूज करते हैं भिगो करके, तो वो होता है आपका एलम, उसको पोटास एलम कहते हैं. उसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. ओके, तो यहां पर देखिए डबल साल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो फेरस सल्फेट साल्ट है और दूसरा अमोनियम सल्फेट साल्ट है. इसी तरह से पोटास एलम में पोटेशियम सल्फेट एक साल्ट है और दूसरा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट एक साल्ट है. तो दो साल्ट यहाँ पर कंबाइन हुए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट. अब अगर आप डबल साल्ट को भी वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर के
अपने कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाएगा। तो मेटल कौन है यहाँ पर, या कैटायन फॉर्मेशन कौन करता है, ये Fe फेरस है, तो फेरस मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज, तो Fe 2 पॉजिटिव बन जाएगा। एक ये कैटायन है अमोनियम कैटायन, ये क्या होता है NH4 पॉजिटिव, कितना है होल ट्वाइस मीन्स 2 स्पीसीज है इसकी यहाँ पर, ठीक है। तो 2 NH4 पॉजिटिव और आपका एक SO4 ये देगा, एक SO4 ये देगा, तो क्या बन जाएगा 2 SO4, और SO4 पर कितना चार्ज होता है 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 कैटायन और आपका जो है एक एनायन बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पोटास एलम को भी क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, ये भी आपका एक आपका यहाँ पर कैटायन देने वाला पोटेशियम, दूसरा कैटायन देने वाला कौन है एल्यूमिनियम, तो ये दोनों अपने कैटायन फॉर्म करेंगे, क्या बनाएगा 2K पॉजिटिव और 2Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, और SO4 कितने हैं 3 यहां पर है, एक यहां 4 SO4 2 निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और आपका साथ में ये 24H2O या इसमें 6H2O वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में ही मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बात समझ में आई कि चाहे हम कोई सिंपल साल्ट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ऐसा कोई भी साल्ट अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अपने कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाता है। और अगर डबल साल्ट को भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी अपने कैटायन एनायंस में ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, आपने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रखे हैं, कभी कभी आप पढ़ते हुए आपके सामने आते हैं, जिसमें आपका एक वेल नोन है जिसको आप कहते हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6, इसका क्या नाम है, इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर हम इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व होकर के ये भी आयोनाइज आयोनाइज होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कैटायन है। तो क्या बनाएगा ये 4K पॉजिटिव, एनायन भी बनेगा, कौन बनेगा एनायन FeCN6, और इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि 4K पॉजिटिव बन जाए या फिर 2 पॉजिटिव भी बन जाता और 6CN नेगेटिव बन जाता, ऐसा नहीं हुआ यहां पर। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहने का और एक रीजन क्या है, मैं इनका स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाता हूं इसका, तो आपको समझ में आएगा कि इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी समझना है, आप बिल्कुल अपना जो माइंड है वो सेंट्रलाइज रखिएगा। देखिए जैसा कि हमने बताया कि K4 FeCN6 ये 2 पार्ट में जब ब्रेक होता है मींस आयोनाइज होता है तो 4K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव बनाता है। यहां पर हमको एक बात तो पता चली कि पोटेशियम और इस फेरोसाइनाइड आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वैसे ही यहां पर पोटेशियम K पॉजिटिव और दूसरा FeCN6 4 नेगेटिव, इस पर ये पूरा का पूरा आपका एक एनायन का काम करेगा और ये आपके कैटायन का काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम केवल फेरोसाइनाइड आयन इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना करके देखते हैं। तो देखिए Fe2 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव में ये 6 CN जो है जुड़े हुए हैं। तो ये किस तरीके से सिंगल बॉन्ड CN, 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 ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब ये इस तरह से क्यों जुड़े हैं उसको जरा देखते हैं। तो फटाफट समझना है हमको, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है
26। जब 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 and 3d6। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया ना, 3d6। अब देखिए यहाँ 1s2 फुल्ली फिल्ड, 2s2 फुल्ली फिल्ड, 2p6 फुल्ली फिल्ड, 3s2 फुल्ली फिल्ड और 2p6 भी आपका क्या है, फुल्ली फिल्ड और 3d6 आपका इनकम्प्लीट है। तो 3d6 देखिए, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल्स। और हुंस रूल के अकॉर्डिंग जब आप यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। समझ में आया। इसी के साथ यहाँ पर यह है, ये 4s है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वैकेंट है, ठीक है ना। अब आपको एक पहले से जानकारी दे रहा हूं जो आपके नॉलेज में नहीं है बच्चों, वो मैं बता रहा हूं कि जो Cn है ये ऐसे एनायन है जो इतना फोर्स लगाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड हैं ये क्या हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी इसकी चर्चा हम लोग इस यूनिट में बाद में करेंगे। जो हम बोल रहे हैं ये सिर्फ आपके समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बैक हो जाते हैं। इसको हम बैक पेयरिंग टर्म देते हैं, लेकिन एक्चुअली बैक पेयरिंग टर्म कहां से आया है उसके बारे में इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैं बता देता हूं। और इसके बाद यहाँ पर 4p भी 0 है ना भाई, 4s होगा तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, ठीक है ना। 4s हो गया ये, और आपका यहां पर बना लीजिए, चलिए 4p बना देते हैं, 4s और 4p, ये आपका 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गए, ये Cn बना रखा था मैंने। अब जब ये बैक होंगे बच्चों तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन बैक होकर के यहाँ पेयरिंग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन बैक होकर के यहाँ पेयरिंग करेगा। अब देखिए यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना। 6 वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर बच्चों। और ये जो Cn है ये ऐसे एनायन है जिनके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम यहां पर हर एक Cn को, जैसे 1 नंबर फर्स्ट नंबर का है, यहां पर एक Cn है, इसके पास जो लोन पेयर है, दूसरा फिर यहां भी एक Cn आया, इसके पास भी लोन पेयर है, तीसरा आया, यहां भी एक लोन पेयर है, चौथा आया, यहां भी एक लोन पेयर है, पांचवें पे भी एक Cn आया, इसके पास भी लोन पेयर है, और छठवें के पास भी एक Cn आया, इसके पास भी लोन पेयर है। तो बच्चों क्या होता है, आप जल्दी से समझ जाइए इसको, कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना फिल कर देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे फिल हो गए, इनको थोड़ा छोटा छोटा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो बड़े वाले एरो बना रखे हैं ये Fe के हैं, और ये छोटे वाले एरो किसके हैं, ये Cn के हैं। तो जहां पर इस तरीके से बॉन्डिंग होती है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है, तो उस तरह से बनने वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज डोनेट इट्स lone pair electron to the vacant orbital into the vacant orbital of the electron acceptor atom, ठीक है। तो जैसे यहां पर एक्सेप्टर कौन है, आयरन, आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ये हुए थे, और उनमें जो है डोनर कौन है, Cn, ठीक है ना। ये जो डोनर है ये Cn है, इन्होंने डोनेट करके यहां पर जो है क्या कर दिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। तो ये कोवैलेंट, एक लोन पेयर देने से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, मींस वही एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। तो जिसको हम ये कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, एक्चुअली ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहां पर Fe पर क्या आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया इतने पर। तो ये आपका इतना जो बन गया है बच्चों,
ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई है। क्या हो गई ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई। अब जरा समझिए, यहां पर Fe2 पॉजिटिव था तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। हर एक Cn पर एक एक निगेटिव होता है, ठीक है ना, एक एक नेगेटिव होता है। तो 2 Cn के 2 नेगेटिव चार्ज Fe के 2 पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। 4 Cn ऐसे रह गए जिनका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं हो रहा है, तो यही ओवरऑल चार्ज इस पर 4 नेगेटिव के फॉर्म में आ जाता है। और इन 4 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर ये 4 के पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। ये 4 के पॉजिटिव इसके 4 नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ के पॉजिटिव और इस होल एंटाइटी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, और यहाँ Fe और Cn के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और ये जब बॉन्ड बन जाता है तो ये आयोनाइज कराने पर आयोनाइज नहीं होता है। जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखी थी कि अगर हम K4 FeCN6 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये केवल 4 के पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। Fe2 पॉजिटिव और 6 Cn नेगेटिव नहीं बनता, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव और 6 Cn नेगेटिव जो है वो Fe2 पॉजिटिव को बाउंड कर देते हैं। तो यहीं से आप इसकी डिफिनीशन भी समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच anions like Cn negative, anions are maybe neutral molecule bound to the central metal atom or cation। जब किसी सेंट्रल मेटल के एटम या उसके कैटायन को नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज या न्यूट्रल वाली स्पीसीज बाउंड कर देती है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यू कैन से कोवैलेंट बॉन्ड, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट आर एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस 5 मिनट की बात करेंगे, आपको और बेहतरीन सी बात समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर इसके बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए एक स्विस केमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबल मत बोलिएगा। ठीक है ना, अल्फ्रेड वर्नर जो स्विस केमिस्ट थे, ठीक है ना, स्विस केमिस्ट, स्विस केमिस्ट अल्फ्रेड वर्नर क्या थे, ये केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने एक काम ये किया था कि कुछ इन्होंने कोबाल्ट के कंपाउंड ले रखे थे। ठीक है ना, मैं उन कोबाल्ट के कंपाउंड की बात करता हूं। एक है आपका COCl3.6NH3, ये येलो कलर का कंपाउंड था। किस कलर का था, येलो कलर कंपाउंड। दूसरा इन्होंने लिया COCl3.5NH3। ठीक है, तीसरा कंपाउंड इन्होंने लिया COCl3.4NH3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और चौथा भी इन्होंने लिया था COCl3.4NH3। ये जो कंपाउंड है ये आपका ग्रीन कलर का है, ग्रीन, और इसका जो दूसरा साथी है ये वायलेट है, और ये जो बचा हुआ है ध्यान रखिएगा इसका पर्पल कलर है, पर्पल कलर का था ये। ठीक है ना, इन कंपाउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है CO क्या है, मेटल है। ऑब्वियसली ये जो CO मेटल है
ये निश्चित रूप से अपना कैटायन बनाएगा। Cl क्या है, नॉन मेटल है, अपना एनायन बना रहा होगा, और NH3 क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहां पर अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज होगा, लेकिन आयोनाइज होकर के कौन सा कैटायन कौन सा एनायन बनेगा, इसके लिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करा करके देखा गया कि कौन ऐसा यहां पर एनायन है या कितने Cl आयन है जो आयोनाइज हो रहे हैं, और वो आयोनाइज हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, उनके प्रेसिपिटेशन से। ठीक है ना। इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, आप पहले से भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जैसे NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और अगर इसमें हम AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करें तो उसके बाद दोनों के मिक्सचर होने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। क्या होता है यहां पर देखिए, ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ये वाला जो एनायन है इस कैटायन के साथ और ये कैटायन इस एनायन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर बनता क्या है, AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। AgCl और NaNO3 बनता है। इस AgCl के बनने की वजह से व्हाइट PPT आता है। कहीं पर भी अगर Cl नेगेटिव आयोनाइज हो रहा होगा और वहां AgNO3 मिला देंगे, एक्वस सॉल्यूशन मिला देंगे, तो AgCl का व्हाइट PPT बन जाएगा। तो इन कंपाउंड्स के साथ में वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने एक्सेस में AgNO3 ऐड किया और उससे कितने मोल AgCl बना इसका ऑब्जर्वेशन किया। कितने मोल कैसे बने वो आप मोल कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ चुके हो, आपको पता ही है कि मोल कैसे निकाले जाते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराई जब AgNO3 से इन एक्सेस अधिक मात्रा में लिया, ठीक है ना, तो यहां पर 3 AgCl बना और साथ में यहां पर क्या बन गया, CONO3 होल थ्राइस और डॉट 6NH3, इस तरह का कंपाउंड बना। बात समझ में आ रही। और ये जो 3 AgCl बने, अगर हम इसका 1 मोल यूज करें, इसका हम 1 मोल यूज करें तो यहां पर ये 3 मोल देता है। जितना मोल आप यूज करेंगे उसका 3 टाइम्स AgCl बनता है। तो ये हमको इक्वेशन क्या बता रही है कि जब हम एक मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, और एक मॉलिक्यूल में 3 Cl है, इसका मतलब 3 के तीनों Cl Ag के साथ जुड़ करके AgCl बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल दीज 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन आर आयोनाइजेबल। 3 के तीनों क्लोरीन एटम क्या है, आयोनाइजेबल है। जब यहां पर रिएक्शन कराई सेकेंड वाला जो कंपाउंड है पर्पल कलर का AgNO3 के साथ में, तो यहां पर ठीक है, यहां पर है 3, लेकिन इसका 1 मोल जब रिएक्ट कराया गया तो यहां पर 2 मोल ऑफ AgCl ही बना, 2 मोल ऑफ AgCl। तो बाकी क्या बचा, COClNO3 होल ट्वाइस डॉट 5NH3, यहां पर 2 मोल बन गया। इसका मतलब 2 टाइम्स, एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब यहां पर 2 Cl आयोनाइजेबल है। ठीक है, और जब यहां पर रिएक्शन कराई AgNO3 की तो यहां पर 1 मोल ऑफ AgCl मिला। ठीक है, बाकी कंपाउंड आप बना लेंगे तो रेस्ट बचेगा। यहां पर भी जब AgNO3 की रिएक्शन कराई तो यहां पर भी 1 मोल ऑफ AgCl बना। 1 मोल किससे बना, फ्रॉम 1 मोल। तो यहां पर हमको एक बात ये सीखने को मिली कि हाउ मैनी एनायंस आर आयोनाइजेबल, कितने एनायंस ऐसे हैं जो आयोनाइजेबल हैं। उसी से पता चला कि यहां पर 2 तरह की वैलेंसी होती हैं, एक आयोनाइजेबल वैलेंसी और एक नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है ना। आयोनाइजेबल वैलेंसी को वर्नर ने क्या नाम दिया, प्राइमरी वैलेंसी। नॉन आयोनाइजेबल जो है उनके लिए कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी। मींस
जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें वर्नर थ्योरी ने प्रपोज किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी आर that valency which is ionizable and secondary valencies are those valencies which are non-ionizable. अब यहां पर अगर हम बात करें कि 3 Cl यहां से आयोनाइज हो जा रहे हैं, लेकिन कोबाल्ट के साथ में जो 6NH3 है ये लगा ही रहता है, ये आयोनाइजेबल नहीं है. इसका मतलब कोबाल्ट का NH3 के साथ में सीधा सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैचमेंट है. कोबाल्ट का सीधे सीधे NH3 के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैचमेंट है. अगर हम इसको बनाएं यहां पर तो देखिए ये 6 इस तरीके से NH3 इसके साथ जुड़े होंगे. एक NH3 यहां पर ऐसे जुड़ा होगा, एक यहां पर NH3 जुड़ा होगा, एक यहां NH3 जुड़ा होगा, एक यहां पर जुड़ेगा, होगा नहीं, जुड़ा ही है, और एक यहां पर. और कैसे जुड़ा है, जैसे अभी हमने K4Fe-CN6 में Fe26 का कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताया था कि उसमें 6 ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाते हैं और 6 CN अपना एक एक लोन पेयर से डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं. उसी तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक अमोनिया का NH3 का मॉलिक्यूल अपना वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के 6 वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है और उसके बाद उसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. ठीक है ना. तो यहां पर जो कोबाल्ट है वो 3 पॉजिटिव वाला है, ठीक है, और अमोनिया आपका कैसा है, यहां पर इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, ये 3 पॉजिटिव वाला है और 3 पॉजिटिव. अमोनिया तो न्यूट्रल होता है तो एक भी यहां पर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो उसी कोबाल्ट का चार्ज ओवरऑल यहाँ 3 पॉजिटिव आ जाएगा. और ये जो 3 Cl आयोनाइजेबल हैं, ये आपके 3 Cl क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर, स्फीयर के बाहर ऐसे 3 Cl नेगेटिव होंगे. ये 3 नेगेटिव, ये 3 पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसका जो होल कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा. कैसा कंपाउंड होगा, मीन्स उसका फॉर्मूला क्या होगा, CONH3 होल 6 Cl3. ये अब अगर हम इस फार्मूले को वाटर में डिसॉल्व करके देखें तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, ये एक कैटायन बन जाएगा आयोनाइजेशन से और साथ में 3 Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे. यहां पर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एनायन या K4Fe-CN6 में जो 4K पॉजिटिव है वो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहते हैं, उनको कहते हैं, उन्हें कहते हैं काउंटर आयन. उनको क्या कहते हैं, काउंटर आयन. और जो आपके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लिखे होते हैं एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उनको लिगैंड कहते हैं. लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर स्पीसीज, दे मे बी एनायन और दे मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल. अंडरस्टैंड. तो ये यहां पर NH3 लिगैंड है, Cl यहां पर काउंटर आयन है, और ये पूरा का पूरा जो CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव है, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन. इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन. और ये इतना जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी. ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें. ठीक है ना. और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि लिगैंड यहां पर देखिए मैंने बताया था, यहां पर NH3 लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर एनायनिक स्पीसीज which have tendency to donate their electron pair in the vacant orbital of central metal atom or cation. जैसे यहाँ कोबाल्ट है वो क्या है, सेंट्रल मेटल कैटायन. सेंट्रल मेटल एटम नहीं कहेंगे क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है,
इसलिए हम कैटायन कहेंगे। अगर इसमें चार्ज नहीं होता तो एटम बोल देते इसको। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।